एक पुलिस वाला इस कदर हैवान हो जाता है जिसके चर्चे गांव तक ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फैल जाते हैं। और जैसे ही ये बात पता चलती है इस जिले के यानी कि जिस जिले में ये घटना हुई रहती है उस जिले के एसपी को, तो फिर उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करने के साथ साथ उस व्यक्ति को जेल में भी डाल दिया जाता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एक कांस्टेबल ही होता है जिसने इतना घिनौना काम किया था, जिसको सुनने के बाद उस व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उस गांव से निकल करके ये घटना प्रदेश में और फिर लगभग आधे देश में फैल जाती है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक व्यक्ति, वो भी सरकारी ओहदे पर रहते हुए, इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है। जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और आखिर ऐसा क्यों हुआ था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है बिजनौर, इसी बिजनौर के अंतर्गत एक थाना लगता है नागौर थाना। इसी नागौर थाने में एक गांव है मझौला गांव। इसी गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राकेश होता है। राकेश की उम्र लगभग 18 साल के करीब होती है। 18 साल का जो राकेश है ये प्रतिदिन स्कूल आया जाया करता था। इसी दौरान उसकी निगाहें एक लड़की पे टिकती है, जिस लड़की की उम्र महज अभी 14 साल के करीब होती है। जो 14 साल की लड़की है, इधर 18 साल का लड़का, इन दोनों के बीच में नैनाचार होते हैं और फिर कहीं ना कहीं इस लड़की से उस लड़के को प्यार हो जाता है। अब जैसे ही प्यार होता है तो फिर ये सिलसिला अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाता है कि इन दोनों का जो प्यार है वो परवान चढ़ने लगता है। लेकिन जो लड़की थी वो सबसे एकदम जो छोटी कास्ट होती है, जो एससी कास्ट होती है हरिजन की, उन्हीं से की ये लड़की थी। और ये जो लड़का था वो एक ओबीसी कास्ट का था। जैसे इन दोनों में जब बातचीत सिलसिला बढ़ रहा होता है तो बातचीत होते होते जब ये लड़की 1 साल गुजर जाते हैं, यानी कि जब 15 साल की लगभग पहुंचती है, तो इस बीच इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। इधर लड़का जब 18वीं की जो साल है यानी 19 साल का होता है, तो फिर ये लड़का धीरे धीरे ये जो एकेडमिक वनडे एग्जाम की तैयारी होती है उसकी तैयारी करने लगता है। और फिर इसका जो लक होता है बड़ा ही अच्छा होता है, यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे, यानी कि सिपाही के तौर पे आबकारी विभाग यानी कि उसमें ये तैनात होता है। आबकारी विभाग का जो सिपाही होता है उसी पद पे ये तैनात हो जाता है। तो इसके जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा चलने लगता है। लेकिन इसके जीवन में अब भी वो लड़की होती है। बड़ा इनका जो जीवन था अच्छे तरीके से चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो लड़की है, लड़की ये बार बार कहती कि अब वो उन दोनों को शादी करनी चाहिए, लेकिन जो लड़का है वो कहता कि नहीं, अभी तुम नाबालिग हो, शादी नहीं कर सकते। अगर हम शादी करेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। ऐसे भी तो जो हमारा काम होना चाहिए वो तो हो ही रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फिजिकल रिलेशन बनते हैं उसकी बात ये लड़का करता है। अब दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान फिर ये दोनों कभी कभार, कभी गांव में तो कभी होटल में। पहले तो जो लड़का था, जब सरकारी जो नौकरी नहीं कर रहा था, तब तो गांव में, खेतों में, खलिहान में, जहां भी उनको मौका मिलता था वो वहीं पर अपना वक्त गुजार लिया करते थे। लेकिन अब ये जो लड़का था अब तो वो सरकारी पोस्ट पे पहुंच गया था। अब इसीलिए जो लड़का है अब उस लड़की को होटल लेकर के जाने लगा था। अब जो लड़का है उसकी जो पोस्टिंग हुई थी वो बुलंदशहर में हुई थी। अब वो छुट्टी लेकर के आया करता, उस लड़की से मिला करता और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। सब कुछ इसके जीवन में बड़ा ही अच्छा चल रहा था। लेकिन जो लड़की जो होती है वो 17.5 साल की जब होती है, इसी बीच इन दोनों का जो मिलने जुलने का जो सिलसिला था काफी तेज हो चला था। तो लड़का बुलंदशहर में अपनी ड्यूटी पे तैनात होता है। 17.5 साल की उम्र में जो लड़की है वो फोन करती है अपने प्रेमी यानी कि राकेश को। फोन करने के दौरान बताती है कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसका सिर भी दर्द कर रहा है। उसका जो मन है वो बहुत ही अजीब टाइप का हो रहा है, विचलित हो रहा है। जो लड़का है वो कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ। अब जो लड़का है यानी कि जो राकेश है, अब अपनी जो ड्यूटी है उस पर छुट्टी लेता है और लेकर के घर पे आता है। आकर के उस लड़की से मिलता है, उस
उस लड़की को लेकर के जाता है हॉस्पिटल और वहां पर उसका चेकअप करवाता है। चेकअप कराने के दौरान जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि जो लड़की ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है और ये माँ बनने वाली है। अब जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है वो बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है, बड़ा ही परेशान हो जाता है कि आखिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है। अब कहीं ना कहीं उसके मन में सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो लड़का था उसको सच्चाई पता भी थी, क्योंकि वो आए दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। जो लड़की है उसका कोई काम धाम तो था नहीं, अब इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से शहर जाया करती थी, अलग अलग काम दिखा करके अपने घर से। लेकिन वो काम से न दिखा करके बल्कि अपने प्रेमी के पास जाया करती थी, यानी कि राकेश के पास जाया करती थी। और इसी दौरान उसकी जो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो लड़का था बड़ा ही परेशान हो जाता है, वो लड़की से कहता है कि तुम्हारा अबॉर्शन करवा दिया जाएगा। लेकिन जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, अबॉर्शन नहीं होगा, जब हम लोगों को शादी करनी है तो फिर अबॉर्शन क्यों करवाना। इसमें जो लड़का है वो कहता है कि नहीं, हम लोगों की बदनामी होगी, समाज में बदनामी हो जाएगी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, शादी तो करनी ही है। लेकिन जैसे तुम 18 साल की हो जाओ तो फिर हम लोग शादी कर लेंगे। यानी कि जो लड़का है उस लड़की के साथ 14 साल की उम्र से फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू किया था, और ये लड़की जो है 17.5 साल की उम्र में ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अब डॉक्टर से बातचीत करके वो जो लड़का है उस लड़की को तैयार कर लेता है। उसके बाद उस लड़की का गर्भपात करवा दिया जाता है। अब जैसे ही गर्भपात हो जाता है तो जो लड़की है उसकी तबीयत भी खराब रहने लगती है। अब धीरे धीरे जब इसकी उम्र जो है वो 18 साल पूरी भी हो जाती है, 18 साल की उम्र पूरी होती है तो फिर वो कहती है, अब दबाव बनाने लगती है शादी के लिए। लेकिन जो लड़का है फिर अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। लेकिन जो परिवार वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो तुम्हारी शादी है वो किसी भी अरे गहरे से थोड़े हो जाएगी, अपनी जात बिरादरी में होगी। लेकिन जो लड़की थी वो छोटी कास्ट की थी, अब इसीलिए उस लड़की से शादी की बात नहीं बन पाती है। लेकिन जो लड़का होता है वो भी उस लड़की के प्यार में पागल होता है। अब इसीलिए उसने उस लड़की के साथ भाग करके शादी करने का निर्णय लिया। और जो लड़का है वो वहां से उस लड़की को भगा करके जहां पर वो ड्यूटी कर रहा होता है वहां पर लेकर के चला जाता है। क्योंकि लड़की के घर वालों को ये बात पता होती है कि उस लड़के से उसका अफेयर है, तो इसलिए जो परिवार वाले हैं वो ज्यादा कुछ खोज भी नहीं करते हैं। लड़के वालों को कोई फिक्र ही नहीं थी, उनको पता था कि उनका जो बेटा है वो वहीं पर ड्यूटी कर रहा है अपने। लड़की वालों को कोई खोजी खबर नहीं थी। अब जो लड़की है अपने प्रेमी के साथ वहीं पर रह रही है। लेकिन अब इधर जो बाकायदा जो रीति रिवाज है, यानी कि उसने ईसाई धर्म से अपनी शादी करी। शादी करने के दौरान दोनों पति पत्नी की तरह वहां पर रहने लगते हैं। अब इसी बीच कुछ समय जो गुजरता है तो जो परिवार वाले हैं उस लड़के की शादी की बात करने लगते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो लड़का है 24 साल के करीब का हो चला था, 24 या 24.5 जो भी कह लीजिए। अब वहां तक जब पहुंच रहा है लड़का तो फिर शादी वाले के लिए परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो लड़का है वो सीधा जवाब दे देता है कि उसने शादी कर ली है, अब आप लोगों को खोजने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जैसे परिवार वाले ये सुनते हैं तो फिर उनके तलो पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। उनका जो बेटा है उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लिया है। फिर वो पूछते हैं कि आखिर ये बताओ कि तुमने शादी की भी तो वो किस लड़की से की है। तो वो सीधा सीधा बता देता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसी लड़की से उसने शादी कर ली है, अब वो उसी लड़की के साथ रहेगा। अब इधर जो लड़की है अब तो वहीं पर रहती है, लेकिन जो लड़का है छुट्टी पर पाता है तो फिर वो घर लेकर के आता है। घर लाने के दौरान उस लड़की को प्रताड़ित किया जाने लगता है। जो लड़का है उसका भी दिमाग को भर दिया जाता है। कहते हैं कि तुमने छोटी जात की लड़की से शादी की है, तुमको बहुत सारे दहेज मिल रहे थे, अब तुम क्या ही मिलेगा। अब ऐसे करके तमाम दबाव बनाए जाने लगते हैं उस लड़की के ऊपर। फिर कहा जाता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इसी लड़के के साथ रहना है तो हमें तो दहेज से मतलब है, तो या तो तुम दहेज ला करके दो या फिर इस लड़की से दिलवाओ। जो लड़के की माँ है उस लड़की के ऊपर प्रताड़ना जो होती है वो शुरू कर देती है, और फिर उस लड़की पे अत्याचार किए जाने लगते हैं। अब लड़की से कहा जाता है कि तुम 5 लाख रुपए की रकम लाओ। जो लड़की है आखिर वो गरीब घर की लड़की आखिर इतने पैसे ज्यादा कहाँ से लाएगी। एक तो खुद वो अपने परिवार वालों का इज्जत को ताक पे रख करके वो भाग करके आई थी। गरीब हो या अमीर हो, इज्जत तो इज्जत होती है, सबकी होती है। अब इसीलिए जो लड़की है वो कुछ कह नहीं सकती थी। अब इसीलिए जो लड़का है अब कहीं ना कहीं उसका भी दिमाग जो है वो डाइवर्ट होता है, वो भी अब दहेज के लिए परेशान करने लगता है उस लड़की को। फिर कुछ समय बाद ही उस लड़की को लेकर के वो अपने ड्यूटी पे चला जाता है जहां पर वो रहता है। लेकिन अब इधर उसके दिमाग में ये बात खटक रही थी कि अगर शायद उसने अगर परिवार वालों की मर्जी से अगर शादी की होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसके पास पैसे होते, हो सकता है तो 4 व्हीलर गाड़ी की भी बात चल रही थी कि उसको 4 व्हीलर मिल गया होता। अब इधर तो वो
शायद वो आधा जीवन जब कमाएगा तो 16-17 लाख रुपए की गाड़ी खरीद पाएगा, या फिर 14 ही 15 या 10 ही लाख रुपए मान लीजिए, लेकिन ये तो उसके कई साल की कमाई है। अब इधर जो लड़का है अब इसीलिए परेशान था, वो सोचता है कि ये लड़की अपने घर वालों से कहेगी तो शायद हो सकता है कि वो लोग अपनी जमीन जायदाद बेच करके उसको 5-6 लाख रुपए दे देंगे, तो इसी वजह से वो गाड़ी भी खरीद लेगा। अब इस पर जो राकेश है अब उस लड़की के ऊपर दबाव आने लगता है, लेकिन जो लड़की है अब वो कुछ कहती नहीं है। अब इसी दौरान जो उसके दो दोस्त होते हैं, एक का नाम विनय होता है, दूसरे का नाम आलोक होता है। आलोक और विनय दोनों उसके कमरे पे आते हैं, बातचीत होती है। उसी दौरान जो लड़की है वो पानी लेकर के आती है और जो आलोक है वो कहता है, अरे यार तुम्हारी वाइफ तो बड़ी खूबसूरत है, कहाँ से लाए हो? इस पर जो लड़का है वो मुस्कुराता है, कुछ बोलता नहीं है। अब इसी दौरान जो वो दोनों लड़के हैं, जो लड़का अशोक माफी चाहते हैं राकेश, वो कहता है कि यार क्या तुम्हें ये पसंद है? तो वो कहते हैं कि हाँ। तो कहते वो जो आलोक नाम का जो लड़का होता है वो कहता है कि यार अगर ऐसी मुझे बीवी मिले तो मैं चाहे कितने भी रुपए लगेंगे मैं खरीद सकता हूँ। इस पर राकेश के दिमाग में एक आइडिया आता है, सोचता है कि आखिर क्यों ना इसको पैसे से ही अपनी बीवी को एक रात सोने की तो बात है, कुछ ही समय बाद इसको अच्छे खासे रकम मिल जाएगी। अब इसलिए उसके जो दोस्त ने उससे वो पूछता है कि आखिर पता तुम कितने रुपए दे सकते हो अगर मैं इसको तुम्हारे लिए एक रात सोने के लिए दूंगा तो। इस पर जो आलोक है बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है कि एक लड़का जो अपनी ही वाइफ की सौदेबाजी कर रहा है। अब इसीलिए, लेकिन वो मजाकिया मूड में था, अब इसलिए उसने भी लगा कि इसके ये हो सकता है ये मजाक कर रहा है। अब इसीलिए वो कहता है कि चाहे जितनी रकम बोल दो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर वो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम एक रात सोना चाहते हो तो मैं अपनी बीवी को तुम्हारे पास भेज सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए देने होंगे। इस पर आलोक मजाक कर रहा था अब तक तो, लेकिन वो सीरियस हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर जो राकेश है वो कहता है कि ठीक है तुम पैसे लाओ और फिर रात गुजारो। जैसे ही आलोक इस बात को सुनता है तो शायद एक बार वो सोचने में मजबूर हो जाता है, लेकिन उसको लगता है कि ये मजाक कर रहा है। आलोक वहीं से ऑन स्पॉट उसके पास चेकबुक होता है, अब उसी चेकबुक से वो तुरंत पैसे को ट्रांसफर कर देता है उसके अकाउंट में, यानी एक चेक काट करके दे देता है। लेकिन आलोक जो चेक तो काट करके दे देता है, लेकिन राकेश को इस पर भरोसा नहीं होता, वो सोचता है कि ये ऐसा हो सकता है कि मजाक कर रहा है। तो जो राकेश है वो कहता है कि ये चेक तो नहीं चलेगा। इस पर जो आलोक है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब ये चेक तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तभी तुम मेरे साथ करने देना। इस पर राकेश कहता है कि ठीक है। राकेश चेक उसी दिन लेकर के जाता है बैंक में और संयोग की बात देखिए जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ट्रांसफर होता है तो फिर जो लड़का है यानी कि आलोक है, आलोक से बातचीत होती है। बातचीत के दौरान आलोक को कहता है कि ठीक है आज रात को तुम हमारे घर पे आना। अब वो अपनी बीवी को तमाम झूठे वादे करता है, वो कहता है कि देखो तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगी तो फिर मेरे दोस्त के साथ सो जाओ, मैं तुमसे पैसे तो वसूलूंगा ही। अब लड़की कुछ बोलती नहीं है, आखिर वो कह भी क्या सकती है, तो वो कहता है कि या तो तुम मेरे दोस्त के साथ सो जाओ या तो फिर जा करके पैसे लेकर के आओ। अब इस पर जो लड़की होती है जिसका नाम प्रियांशी होता है, वो सोचती है कि अब इतने पैसे तो लाएंगे कहाँ से हम, ये जो बोल रहे हैं वही कर लेते हैं। अब इसलिए जो लड़की है वो हाँ या ना में जवाब ही नहीं देती है, वो चुपचाप कमरे में चली जाती है। इस पर जो राकेश है वो कहता है कि ठीक है तुम मेरी पत्नी के पास जा सकते हो। आलोक उसकी पत्नी के पास जाता है और पूरी रात उस लड़की के साथ पूरी रात संबंध बनाता है, हैवानियत करता है उसके साथ, शारीरिक संबंध बनाता है। अब यहीं से यह सिलसिला शुरू होता है और शुरू होने के साथ साथ यानी कि जो लड़का है सोचे एक सिपाही है और सिपाही होने के बावजूद वो अपनी पत्नी का ही सौदा करता है। अब इधर जैसे जैसे वक्त गुजरता है ऐसे ऐसे ग्राहक की जो लिस्ट है वो बढ़ती जाती है, वो अपने दोस्त को लाता है, वो अपने दोस्त को लाता है। लेकिन जो जैसे जैसे ग्राहकों की लिस्ट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका रेट भी डाउन होता जाता है। लेकिन इसी बीच उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, चूंकि मोटी रकम मिल रही थी। उसकी पत्नी जो थी बेहद खूबसूरत होती है, वो चाहे जितने पैसे मांगता उसकी बीवी के लिए उसके दो दोस्त हैं वो देने के लिए तैयार हुआ करते थे। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, लेकिन जो लड़की है सोचती कि आखिर ये अत्याचार कब तक होगा। अब इस लड़की ने ये फैसला लिया कि वो सारी बातें जा करके इंस्पेक्टर साहब को बताएगी। लेकिन वो सोचती है कि अगर ये बातों को अगर मैं इंस्पेक्टर साहब को बताती हूँ तो ये तो खुद सिपाही है, अब मेरी बात कौन सुनेगा। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखिए, उस लड़की का जज्बा देखिए, वो लड़की फिर भी हिम्मत करती है
और वहाँ के जो SHO होते हैं उनके पास पहुंचती है और वहाँ पर सारी बातों को, सारी अपनी जो आप बीती होती है उसको बता दिया जाता है। अब जैसे ही SHO साहब सुनते हैं तो वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, वो परेशान रहते हैं कि आखिर एक सरकारी ओहदे पर रहने वाला एक व्यक्ति इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। अब इसीलिए जो SHO साहब है उन्होंने तत्कालीन कार्रवाई की और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के दौरान उस लड़की से, उस व्यक्ति से यानी कि राकेश से पूछताछ होती है, और पूछताछ के दौरान जब घर पे तलाशी होती है तो वहां से कैश भी बरामद हुआ था। कैश बरामद तो होता ही है, साथ ही साथ जितने भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हुए थे उन सभी को पुलिस अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के दौरान उन सभी आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फिलहाल जो रकम है, जो पैसा है, और तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने के बाद हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो बर्खास्त कर दिया जाए, या तो फिर बर्खास्त कर जाएगा, लेकिन उस जो महिला है उसको हो सकता है कि फिर नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि पैसे तो उसके जो थे वो तो मिले ही थे उसको। जो उसके सौदेबाजी में पैसे हुए थे वो पैसे सारे उस लड़की को दे दिए जाते हैं, और देने के बाद से उस लड़की को, जो लड़की है फिलहाल अभी अपने मायके में है, और जो उसका पति के पति कम दलाल ज्यादा कहेंगे, दलाल उसका जो पति था उसको जेल में डाल दिया गया है। जितने लोग शारीरिक संबंध बनाए थे उन सभी को जेल की सलाखों की हवा खिलाई जा रही है। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। यहाँ पर एक लड़की ने हिम्मत दिखाई, जज्बा दिखाया और अपराधी को सलाखों के पीछे डाल दिया। अगर आमतौर पर ऐसी लड़कियां होती हैं इन सब बातों से उब करके वो सुसाइड कर लेती हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे इस प्रियांशी ने हिम्मत दिखाई, जज्बा दिखाया, उसके साथ हो रहे अत्याचार को वो ले जा करके पुलिस के सामने अपनी बात रखती है, तो फिर वो अपराधी जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। अभी एक कुछ देर बाद, हो सकता है इस वीडियो के बाद, एक हमारी कहानी आएगी जिसमें एक नाबालिग लड़की, यानी कि लगभग उसकी उम्र लगभग 12 साल के करीब होती है, उस लड़की के साथ एक आर्मी के ऑफिसर ने रेप किया था। रेप करने में बल्कि वही नहीं इन्वॉल्व होता है, बल्कि उस जिले के जो SSP होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उस जिले के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। 4-5 लोगों, यानी कि लगभग 6 से 7 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जो कि एक अधिकारी रैंक पे होते हैं। चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो, चाहे वो एक बड़े ओहदे पे रहने वाला व्यक्ति हो, न्याय सबके लिए समान है। और यहाँ पर जो पुलिस है उसने अपना बखूबी काम किया। लेकिन जो अगली कहानी आएगी शायद उसमें आपको कुछ और ही सुनने के लिए मिलेगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। इसी के बाद वाली जो वीडियो है, मुझे लग रहा है कि 186 नंबर की जो वीडियो होगी वही होगी आपके लिए। तो मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।